सो नाउ वी विल डिस्कस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हॉल्डन्स लाइन। हॉल्डन्स लाइन्स क्या होती है, जैसे इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, इफ़ आई कैन शो यू, तो ये जो लाइन लगी हुई है ना, दिस इज़ हॉल्डन्स लाइन। ठीक है, अब इस लाइन में होता क्या है, जब यूरिथ्रा होती, यूरिथ्रा चूँकि इस लेवल पर होती है, तो जब मेल यूरिथ्रा स्पेसिफिकली जब उसकी इंजरी होती है पेरिनियम के अंदर, ये आपका कॉन्सेप्ट सेकंड ईयर में जाके क्लियर होगा जब आप पेरिनियम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि जब यूरिथ्रा जो है पेरिनियम के अंदर इंजर होती है ना, तो वहाँ पर सराउंडिंग होती है वो सुपरफिशियल फेशिया की कवरिंग से, और वो यूरिन वहाँ से लीक होकर सुपरफिशियल फेशिया में जा सकता है, और वो सुपरफिशियल फेशिया पूरा एक्सटेंड कर रहा होता है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पूरा ऊपर तक। तो यानी वो जो यूरिन है, एक तो वो ऊपर जा सकता है डायफ्राम के लेवल तक, सेकेंडली वही सुपरफिशियल फेशिया नीचे थाई में कंटिन्यू हो रहा होता है एज फेशियल लाटा। ठीक है, तो वो यूरिन थाई में भी जा सकता है, बट इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द थाई रीजन बाय दिस हॉल्डन्स लाइन। ये लाइन क्या करती है, ये उसी सुपरफिशियल फेशिया की थिकनिंग है, और यहाँ पर वो फेशिया थिक होकर अंडरलाइंग डीप फेशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ताकि ऊपर से जो कोई चीज़ लीकेज हो तो वो नीचे ना जाए, थाई के अंदर एंटर ना हो। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हॉल्डन्स लाइन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको जस्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए, एग्जैक्ट आपसे वो एनाटमी नहीं पूछेंगे। बस आपको ये बताना है कि हॉल्डन लाइन, इट इज़ अ थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया टू द डीप फेशिया along the Holden's line. It prevents urine from descending into the thigh beyond this line. उसके बाद है फेमरल हर्निया, फेमरल कैनाल। आपने पढ़ा है देयर इज़ अ फेमरल शीथ, जिसके अंदर हमारे पास एक फेमरल कैनाल होती है। इट इज़ एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस स्पेशली इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ देयर वाइडर फेमरल कैनाल, जिसकी वजह से ये जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं, इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर हर्निएट हो सकती हैं, जिसको हम फेमरल हर्निया कहते हैं। ठीक है, ये कंजेनिटल नहीं होता। उसके बाद पार्ट्स बताए हैं कि जब भी कोई हर्निया होता है ना, लेट सपोज ये कोई ओपनिंग है, यहाँ पर नॉर्मल इंटेस्टाइन्स की प्लेस है, तो हर्निया में क्या, ये इंटेस्टाइन्स मूव करके इस ओपनिंग के ज़रिए से यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट अटक जाता है, तो ये एक सैक बना देता है। अब इस सैक का एक नेक है ये वाला पोर्शन, और ये इसकी बॉडी है, सैक है। ठीक है, ये वाला नेक है और ये सैक है। ठीक है, तो हर hernia का there is a sac and neck coverings are various layers on the sac. Mostly the content of hernia sac is a loop of bowel, यानी small intestine का loop होता है। कोर्स क्या है, it passes downward through the femoral canal then anteriorly through saphenous opening and then moves upward, फिर वो upward को move करता है। ठीक है, अगर इसी लाइन को आप फॉलो करें तो वो यहाँ से herniate हुआ और यहाँ से वो saphenous opening से गुजरेगा। ये जो बनी हुई है दिस इज saphenous opening। ठीक है, इसमें से गुजरेगा फॉर रिडक्शन ऑफ सच हर्निया, यानी अगर आपने इस हर्निया को वापस से इसकी लोकेशन पर डालना है तो आप रिवर्स कोर्स फॉलो करेंगे। जो कोर्स उसने लिया है वो बाहर आया है, आप उसके ऑपोजिट कोर्स में जाएंगे और उसको वापस फिक्स कर देंगे। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स क्योंकि उनकी पेल्विस वाइडर होती है, फेमरल कैनाल वाइडर होती है, और फेमरल वेसल्स की साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से वहाँ स्पेस क्रिएट हो जाती है बड़ी। उसके बाद है एनुलर लिगामेंट इज लाइगेटेड टू इनलार्ज द फेमरल कैनाल इन ऑर्डर टू ट्रीट फेमरल हर्निया, यानी जब हम फेमरल हर्निया को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम एनुअल लेक्यूलर लिगामेंट को लाइगेट करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको, यानी लेक्यूलर लिगामेंट जो है वो, अगर मैं इसी डायग्राम से बताऊं तो ये अगर यहाँ पर मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है, ठीक है, और ये फेमरल कैनाल के अंदर हर्निया जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं करके जो है वो लेक्यूलर लिगामेंट होता है, इसका मीडियल मार्जिन बना रहा होता है फेमरल कैनाल का। ठीक है, तो ये वाला लिगामेंट हम लाइगेट करते हैं ताकि स्पेस प्रोवाइड हो और ये हर्निया हम वापस इसकी लोकेशन की तरफ इसको सही कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास जी फेमरल हर्निया था। ये देखें, यहाँ पर ये डायग्राम बताई हुई है इन्होंने, ये देखें। ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे फेमरल रिंग की ओपनिंग से ये फेमरल कैनाल के अंदर गया है, और ये इसके मीडियल साइड पर यहाँ पर लेक्यूलर लिगामेंट है, और जस्ट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड ये हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके बिल्कुल नीचे ये हर्निया हो रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइन का लूप थाई में आ रहा है, यू कैन सी। उसके बाद ये हर्निया, यहाँ पर भी फेमरल हर्निया की लोकेशन दिखाई हुई है, बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, और जो इंग्वाइनल हर्निया है वो अबव इंग्वाइनल लिगामेंट होता है।
उसके अलावा ये स्पाइजीलियन हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, ये आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड ईयर में आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। अभी सिर्फ आपने फेमरल हर्निया कर लेना है। उसके बाद है ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ लेक्यूनर लिगामेंट व्हाट केयर शुड बी टेकन, क्योंकि लेक्यूनर लिगामेंट के बिल्कुल पास से समटाइम्स एक एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी गुजर रही होती है, आप उसको रप्चर ना कर दें, तो आपने इस चीज़ को प्रिवेंट करना है वाइल यू आर कटिंग द लेक्यूनर लिगामेंट, और आप फेमरल रिंग को इनलार्ज करें, तो आपने इस आर्टरी को माइंड में रखना है। उसके बाद है फेमरल और इंग्वाइनल हर्निया में क्या डिफरेंस है। इसके इधर लिखा हुआ है कि फेमरल हर्निया अकर्स इन द फेमरल कैनाल वाइल इंग्वाइनल हर्निया अकर्स इन इंग्वाइनल कैनाल। ऑब्वियसली फेमरल हर्निया फीमेल में कॉमन होता है और इंग्वाइनल हर्निया मेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद है मिरल्जिया पैरास्थेटिका, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो कि थाई के लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द स्किन को सप्लाई करी होती है, ये समटाइम्स इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर इंटेंगल्ड हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से लेटरल साइड ऑफ लेग पर बहुत सीवियर पेन होती है, जिस पेन को हम मिराल्जिया पैरास्थेटिका कहते हैं। फेमरल आर्टरी इज, उसके बाद है द फेमरल आर्टरी इज इजीली एक्सपोज्ड and cannulated at the base of the femoral triangle just inferior to the midpoint of inguinal ligament, ठीक है। यानी ये वो एनाटॉमिकली अगर आपने पढ़ा हो तो ये अगर इंग्वाइनल लिगामेंट है और ये हमारे पास फेमरल ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर आपकी फेमरल आर्टरी है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं आप इसको इजीली एक्सपोज और कैनुलेट कर सकते हैं, यानी कैनुला डालना है अगर इसके अंदर, तो फेमरल ट्रायंगल की बेस के पास, तो ये इस ट्रायंगल की बेस है ना, इसके पास बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट के नीचे आप इसको कैनुलाइज कर सकते हैं। द सुपरफिशियल पोजीशन ऑफ फेमरल आर्टरी इन द फेमरल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर इसको जस्ट स्किन ने कवर किया होता है, अदरवाइज नीचे इसके आप जाएंगे तो इसके ऊपर मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। femoral triangle makes it vulnerable to injury by laceration and gunshot wounds, that why यहाँ पर ये prone to injury भी ज़्यादा है। When it is necessary to ligate the femoral artery, the cruciate anastomosis supplies blood to the thigh, यानी जब आप कोई ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जिसमें ज़रूरी हो गया है कि femoral artery को ligate करना है, आपने उसको बंद करना है टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, तो थाई को जो ब्लड सप्लाई है वो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस आपने जो पढ़ा है ना, उसके ज़रिए से ऑल्टरनेट वेसल से जा रही होती है, ऐसा नहीं होता कि थाई की ब्लड सप्लाई रुक गई है। उसके बाद है डैमेज टू फेमरल नर्व कॉजेज इम्पेयर्ड फ्लेक्शन ऑफ द हिप, क्योंकि जो फ्लेक्सर्स हैं, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, उसको फेमरल नर्व सप्लाई करी होती है, एंड दोज मसल्स आर एक्सटेंसर्स ऑफ नी जॉइंट एंड फ्लेक्सर्स ऑफ हिप जॉइंट, तो फ्लेक्शन ऑफ हिप ख़त्म हो जाती है और एक्सटेंशन ऑफ लेग ख़त्म हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग का सबसे मेजर मसल है। एपेक्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल इज सच अ पॉइंट वेयर फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, प्रोफंडा फेमरस आर्टरी एंड वेन आर अरेंज्ड इन वन लाइन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। यानी इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इस एपेक्स के लेवल पर अगर आप देखें तो नीचे से अगर आप बिफोर बैकवर्ड्स, यानी सामने से एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड पर जाएं, तो आपके पास ये सारी वेसल्स और नर्व्स जो हैं आपको एक लाइन में मिलेंगी एपेक्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल पर। उसके बाद है सॉस एप्सिस, पस एप्सिस कहते हैं कि पस एक्यूमुलेटेड एक स्वेलिंग को, ठीक है। सॉस एप्सिस कहते हैं ट्यूबरकुलस infection of a lumbar vertebrae can result in extravasation of pus down to the sauce sheath into the thigh, यानी अगर आपको सॉस मसल का ओरिजिन इंसर्शन आता है तो सॉस मसल जो लंबर वर्टिब्री होते हैं ना, उनसे ओरिजिनेट हो रहा होता है और आकर लगता है ट्रोकेंटर्स पर फीमर के, जिसकी वजह से जो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है लंबर वर्टिब्री का, वो इसकी शीथ के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है थाई के अंदर, ठीक है। एंड स्वेलिंग into the thigh, the presence of a swelling above and below the inguinal ligament together with clinical signs and symptoms referred to the vertebral column should make the diagnosis obvious। इस कंडीशन को हम सॉस सेप्सिस कहते हैं। इसमें स्वेलिंग बन जाती है along the सॉस मेजर मसल, और उसकी वजह यही होती है कि जो ट्यूबरकुलस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस ऐसा इन्फेक्शन है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो अगर वो लंबर वर्टिब्री में हुआ है तो वो स्प्रेड कर सकता है थाई में, और अपने रूट के दौरान वो एब्सेसिस बना सकता है, जिसके साथ साथ आपको सिम्टम्स उस एब्सेस के भी मिलेंगे और वर्टिब्री में जहाँ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर भी मिलेंगे। उसके बाद है फेमरल वेसल कैथेटराइजेशन, द स्किन ऑफ द थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट
is supplied by genitofemoral nerve. The nerve is blocked with a local anesthetic. ठीक है, वो ये बता रहे हैं आपने इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन में भी पढ़ा होगा कि इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे वाली जो स्किन है थाई के अंदर वो जेनिटोफेमरल नर्व सप्लाई करती है और जिसको हम कोई भी लोकल एनेस्थेटिक लगाकर ब्लॉक कर सकते हैं. द फेमरल पल्स इज पैल्पेटेड मिडवे बिटवीन द एंटीरियर स्पाइरालिक स्पाइन एंड सिम्फिसिस प्यूबिस. यानी जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके मिड पॉइंट पर आप इसको पैल्पेट कर सकते हैं. एंड द फेमरल वेन लाइज इमीडिएटली मीडियल टू इट. और इसके मीडियली आपको फेमरल वेन मिल जाएगी. एट अ साइट अबाउट 2 फिंगर ब्रेथ्स बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट हम नीडल डालते हैं फेमरल वेन के अंदर. ठीक है, और ग्रॉइन इंजरी में पुल्ड ग्रायन में ग्रॉइन इंजरी या पुल्ड ग्रायन क्या है, इसमें स्ट्रेन स्ट्रेचिंग टीयरिंग हो जाती है जहाँ से आपके फ्लेक्सर और अडक्टर मसल्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं ना, वहाँ पर इंजरी हो जाती है. एंड ऑफन अकर्स इन स्पोर्ट्स दैट रिक्वायर क्विक स्टार्ट सच एज 100 मीटर डैश एंड फुटबॉल. इस तरह की रेसेस में इसकी इंजरी हो जाती है. उसके बाद है कोरोना मोर्टिस क्राउन ऑफ डेथ. इट इज डिफाइंड एज अ वास्कुलर एनास्टोमोसिस बिटवीन द ऑब्चुरेटर एंड एक्सटर्नल आइलिक सिस्टम्स. Avascular anastomosis between pubic branches of obturator artery and of external iliac artery is called the corona mortis. यानी इसका मतलब ये है कि ये एनास्टोमोसिस है ऑब्चुरेटर आर्टरी की ब्रांचेस का और एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी की ब्रांचेस का. ठीक है, ये एनास्टोमोसिस. ठीक है, तो ये एनास्टोमोसिस है, इसको हम क्राउन ऑफ डेथ इसलिए कहते हैं कि अगर इस जगह पर इंजरी हो जाए तो बहुत सिवियर ब्लीडिंग होती है इवन टू डेथ. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्राउन ऑफ डेथ. उसके बाद है पॉप्लीटियल एन्यूरिज्म. पॉप्लीटियल आर्टरी के एन्यूरिज्म कहते हैं किसी भी आर्टरी के अंदर बल्ज हो जाए, डायलेटेशन हो जाए, जैसे अयोर्टा में हो जाए तो उसको हम अयोर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं. ठीक है, तो पॉप्लीटियल आर्टरी के अंदर हो जाए तो उसे हम पॉप्लीटियल एन्यूरिज्म कहेंगे. बिहाइंड द नी द बल्ज अकर्स इन अ वीक स्पॉट इन द आर्टरी के अंदर जो वीकेस्ट स्पॉट होगा वहाँ पे ये होता है. मोस्टली हर आर्टरी के अंदर वीकेस्ट स्पॉट वाली जगह पर ही होता है. उसके बाद है दिस काइंड ऑफ एन्यूरिज्म इज मोस्ट कॉमन इन ओल्डर मैन. ब्लड क्लॉट्स कैन फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ एन्यूरिज्म क्योंकि जब स्वेल हो जाएगा तो जो एंडोथीलियम है वो रफ हो जाती है. वेन एवर एंडोथीलियम बिकम्स रफ और सम काइंड ऑफ इरेगुलर तो वहाँ पर क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड क्लॉट बन सकता है. ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है. इट रिजल्ट्स इन एडीमा एंड पेन इन द पॉप्लीटियल फोसा. और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो पेन होगी, एडिमा होगा पॉप्लीटियल फोसा के अंदर. इट इज़ पैल्पेबल एंड हैज़ एबनॉर्मल आर्टीरियल साउंड. इट मे स्ट्रेच टिबियल नर्व. इट ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व सर्जिकल लाइगेशन ऑफ फेमरल आर्टरी जिसकी कंटिन्यूशन होती है पॉप्लीटियल आर्टरी. तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि पॉप्लीटियल आर्टरी के अंदर जो ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है वो कम हो जाए, रुक जाए. उसके बाद है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई. Medial compartment of thigh में gracilis muscle is the most superficial muscle of the adductor compartment. इसमें आपने मसल्स पढ़े हैं, यू नो कि कौन कौन से मसल्स की कैसे कैसे लेयर्स आ रही होती हैं. दिस मसल इज ऑफन यूज फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी डैमेज मसल. तो ये आपका लॉन्गेस्ट स्ट्रैप लाइक मसल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसप्लांटेशन अगर आपका कोई और मसल डैमेज हो जाता है नेसेसरी मसल्स में से. अडक्टर मैग्नस और पेक्टिनस हाइब्रिड मसल्स हैं. इसका मतलब इनकी दो ब्लड सप्लाई होते हैं. जो एडक्टर मैग्नस है उसको फेमरल नर्व भी करती है और ऑब्चुरेटर नर्व भी करती है, जबकि पेक्टिनस को भी 2 नर्व सप्लाई करती हैं. मसल स्ट्रेन्स ऑफ द एडक्टर लॉन्गेस्ट में अकर इन द हॉर्सबैक राइडर्स एंड प्रोड्यूस पेन. क्योंकि राइडर्स जो हैं वो जब हॉर्स के ऊपर बैठते हैं तो अपनी थाइस को एडक्ट करके रखते हैं. ठीक है, ताकि वो गिरे नहीं. दैट्स वाई उनके अंदर एडक्टर लॉन्गस का स्ट्रेन हो सकता है. उसके बाद है सेसमोइड बोन होती है एडक्टर लॉन्गस के टेंडन के अंदर जहाँ से वो ओरिजिनेट कर रहा होता है, उसको हम राइडर्स बोन कहते हैं. राइडर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है. डैमेज टू द ऑब्चुरेटर नर्व कॉजेज अ वीकनेस ऑफ एडक्शन बिकॉज एडक्टर कंपार्टमेंट को पूरे ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से जो लेग है वो एडक्ट नहीं हो पाती और वो लेटरली स्विंग कर रही होती है ड्यूरिंग वॉकिंग बिकॉज ऑफ द अनअपोज्ड एबडक्टर्स. तो वो एबडक्टर्स की वजह से लैटरली उसकी थोड़ी एबडक्शन होती है और वो स्विंग करती रहती है लैटरली. तो दैट्स अबाउट मीडियल कंपार्टमेंट. उसके बाद है बैक ऑफ थाई में स्लीपिंग फुट है. स्लीपिंग फुट क्या होता है कि द शैटिक नर्व लाइज फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन फीमर बिटवीन द थिन बॉर्डर्स ऑफ क्वाड्रेटस फेमरिस एंड एडक्टर मैग्नस. यानी बहुत थोड़ी देर के लिए जब शैटिक नर्व फीमर पर यानी बैक ऑफ द थाई में होती है तो वो फीमर के ऊपर थिन बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस के दरमियान में होती है. ठीक है, जब इंसान बैठता है
किसी हार्ड टेबल के एज पर या चेयर पर, तो उन दोनों के टेंडन्स के दरमियान में, बॉर्डर्स के दरमियान में ये नर्व कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में नंबनेस हो जाएगी आपको, ठीक है, और जैसे ही आप उठेंगे तो आपकी सेंसेशन बैक हो जाएगी, यानी वापस से ठीक हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम स्लीपिंग फुट कहते हैं। और अक्सर जब हम लोग कहते हैं कि बाउंस हो गया है, ठीक है, टिंगलिंग सी सेंसेशन होने लग जाती है, दैट्स व्हाट इज स्लीपिंग फुट, ठीक है। तो बाउंस हो जाना इज द सेम एज स्लीपिंग फुट। उसके बाद है डैमेज टू द शैटिक नर्व कॉजेज इम्पेयर्ड एक्सटेंशन एट द हिप बिकॉज एक्सटेंसर्स को शैटिक नर्व सप्लाई करी है, इम्पेयर्ड फ्लेक्शन एट द नी, लॉस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन एट द एंगल, क्योंकि इन सारे मसल्स की सप्लाई शैटिक नर्व से आ रही है, शैटिक नर्व की ब्रांचेस से आ रही है। कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाई करी है, टिबियल नर्व करी है, ठीक है। inversion and eversion of foot, medial and lateral nerve, medial and lateral प्लांटर नर्व जो कि हमारे पास टिबियल नर्व की ब्रांचेज हैं वही सप्लाई कर रही हैं। इंक्रीज फ्लेक्शन एट द हिप टू लिफ्ट द ड्रॉप फुट ऑफ द ग्राउंड, जिसकी वजह से जब फुट आपका ड्रॉप हो जाता है ना, फुट ड्रॉप भी हो जाता है, क्योंकि शैटिक नर्व की ब्रांच है कॉमन पेरोनियल नर्व। जब शैटिक नर्व भी डैमेज हो जाएगी तो वो भी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप होता है। जब फुट ड्रॉप होता है तो आप सही तरह से चल नहीं पाते, तो आप उस फुट को ग्राउंड से उठाने के लिए हिप को ज़्यादा फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है। उसके बाद है हैमस्ट्रिंग्स इंजरी और स्ट्रेन, यानी इसकी वजह से हैमस्ट्रिंग मसल्स की इंजरी हो सकती है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन पर्सनस हु आर इन्वॉल्व इन रनिंग, जंपिंग एंड क्विक स्टार्ट स्पोर्ट्स, जैसे रेस के अंदर सडनली आपने भागना होता है, सडन जो क्विक स्टार्ट स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर हैमस्ट्रिंग्स की इंजरी हो जाती है। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस होता है, जो ट्रोकेंटर और ट्रोकेंटेरिक फोसा होता है ना, उसके अंदर एक बरसा पड़ा होता है ताकि वहाँ पर टेंडन्स जो हैं वो एक दूसरे से रब ना हो, उनके दरमियान में बरसास पड़े होते हैं। बरसा होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है और साइड पे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो उसकी अगर ज़्यादा वो वाला मसल यूज़ करने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस कहते हैं, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्लाइंबिंग एंड रनिंग। उसके बाद है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में है इंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसको हम फ्रेशर सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनका इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाता है, यानी उनकी ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो गई है। और वो ब्लड सप्लाई इम्पेयर क्यों हुई है? क्योंकि आर्टरीज कंप्रेस हो गई हैं। उसको सप्लाई करी थी एंटीरियर टिबियल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, वो स्वेल क्यों हो गई हैं? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, मसल्स स्वेल हो गए और उसकी वजह से जो उनके दरमियान आर्टरीज होती हैं वो कंप्रेस हो गई। इट इज़ अकम्पनीड बाय एक्सट्रीम टेंडरनेस एंड पेन ऑन द एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, क्योंकि वहाँ पर जो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट है उसके ऊपर मसल्स बल्क ज़्यादा है आपके पास, तो वहाँ पर आपको पेन ज़्यादा फील हो रही है। उसके बाद है फुट ड्रॉप, मैंने अभी आपको बताया द फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिबुला डैमेजेस द कॉमन पेरोनियल नर्व। ये बहुत एक्सटेंसिवली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हेड ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, नेक ऑफ फिबुला का फ्रैक्चर है, कौन सी नर्व डैमेज हुई है, पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आएगा। तो कॉमन पेरोनियल नर्व है जो डैमेज होती है, जिसकी वजह से एंटीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग दोनों पैरालाइज हो जाते हैं और रिलेटेड मूवमेंट्स भी ख़त्म हो जाती हैं, और फुट ड्रॉप का जो पर्टिकुलर एक साइन होता है वो अपीयर होता है, ठीक है। अब इस फुट ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए तीन चीज़ें हमारी लेग जो है वो करती है। देयर इज़ वेडलिंग गेट, स्विंग आउट गेट, क्योंकि हम उस फुट पर वज़न तो डाल नहीं सकते तो हम उसको उठा कर थोड़ा सा चलते हैं और लड़खड़ा कर चलते हैं। स्टेपेज गेट इन विच एक्स्ट्रा फ्लेक्शन इज एम्प्लॉयड एट हिप, जो मैंने आपको बताया है। और स्विंग आउट गेट होती है इन विच लॉन्ग लिम्ब स्विंग आउट, यानी उसको हम थोड़ा सा लैटरली उठाएंगे और फिर चलेंगे, ठीक है। इसको आप गूगल पर लिखें, आपको गेट्स की समझ आ जाएगी। उसके बाद है शिन स्प्लिंट्स, मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, टिबिया के अराउंड जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। और टिबिया का जो इनर बॉर्डर है जो कि बिल्कुल स्किन के साथ टच हो रहा है, सबक्यूटेनियस है, वो वाला ज़्यादा दर्द करता है क्योंकि मसल्स वहाँ से अटैच हो रही हैं, ठीक है, उसकी साइड से। शिन स्प्लिंट पेन मोस्ट ऑफन अकर्स ऑन द इनसाइड एज ऑफ योर टिबिया, जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं, उसको हम शिन स्प्लिंट पेन कहते हैं अगर वहाँ पर पेन होती है तो। The great saphenous vein accompanies the saphenous nerve, which is vulnerable to injury when collected surgically.
यानी जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो ये दोनों साथ पड़ी होती हैं तो ये सैफनेस नर्व इंजर हो सकती है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में आप क्योंकि ग्रेट सैफनेस वेन का सेगमेंट यूज़ करके आर्टरी बाईपास करते हैं। ठीक है, इस दौरान आप सैफनेस नर्व को इंजर कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। एंड वेन शुड बी रिवर्स सो इट्स वेल्व्स डज डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो इन द ग्राफ्ट। हम इसके वेन को चूँकि रिवर्स करके लगाते हैं, क्योंकि वेन्स में वाल्व्स होते हैं, तो हम इस वेन को रिवर्स करके जब बाईपास में लगाते हैं ना तो उल्टा लगाते हैं, ताकि वो जो अ, हमारे पास वाल्व्स हैं वो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। उसके बाद है शूरल नर्व इज़ ऑल्सो यूज फॉर नर्व ग्राफ्ट टू रिपेयर नर्व डिफेक्ट्स। ठीक है, ये एसेसरी नर्व है, इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमारी बॉडी में कहीं नर्व इंजरी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए ग्राफ्ट लगाना है तो हम शूरल नर्व यूज़ करते हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब में सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि मसल ग्राफ्ट कौन सा यूज़ होगा, तो वो ग्रेसिलस हमने पढ़ा है। टेंडन ग्राफ्ट, तो टेंडन हमारे पास ना प्लांटारिस मसल होता है, उसका टेंडन हम यूज़ कर लेते हैं। पार्मेलिस लॉन्गस का अपर लिम्ब में उसका टेंडन यूज़ कर लेते हैं। नर्व कौन सी यूज़ की है, शूरल नर्व। वेन कौन सी यूज़ करते हैं, ग्रेट सेफनेस वेन। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटस, फ्लेबाइटस कहते हैं वेन की इन्फ्लेमेशन को। थ्रोम्बो मीन थ्रोम्बोसिस की वजह से वीनस इन्फ्लेमेशन जो हो जाए उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटस। और ये सुपरफिशियल वेन्स में होती है, यानी जो दो वीनस नेटवर्क होता है ना लोअर लिम्ब के अंदर, देयर इज सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, कनेक्टर वेन्स होती हैं, फिर डीप वेन्स होती है। तो ये सुपरफिशियल वेन्स में होती है लोअर लिम्ब के। और इवन अगर ये थ्रोम्बस एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये फ्लो करके आपके हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। However, most pulmonary emboli originate in deep veins and the risk of embolism can be reduced by anticoagulant treatment। तो हम उस पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट देखें ताकि वो जो एम्बोलस है वो ब्रेक डाउन हो जाए। उसके बाद है गायरोप्स, द थ्री मसल्स इंसर्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया। जो थ्री मसल्स सार्टोरियस, ग्रेसिलस एंड सेमी टेंडनोसिस, ये तीन मसल्स टिबिया की मीडियल साइड पर आकर अटैच होते हैं। तीन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई से बिलोंग करते हैं। सार्टोरियस एंटीरियर कंपार्टमेंट का है, ठीक है, और ग्रेसिलस मीडियल कंपार्टमेंट का है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और सेमी टेंडनोसिस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है। तो ये तीनों आकर मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया पर लगते हैं, इनको हम कहते हैं गायरोप्स। ठीक है, और तीन डिफरेंट नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं बिकॉज दे आर एंकर्ड बिलो एट वन पॉइंट एंड स्प्रेड आउट अबव टू स्पैन द पेल्विस लाइक थ्री स्ट्रिंग्स ऑफ द टेंट। ठीक है, ये आपको अगर इधर इनकी गायरोप्स नज़र आ रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पर आकर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से। ये सार्टोरियस है, ग्रेसिलस है, सॉरी ये ग्रेसिलस है, और ये पीछे से जो आ रहा है दैट इज सेमी टेंडनोसिस, और ये इनको हम गायरोप्स कहते हैं। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट दे आर कॉल्ड सो। उसके बाद है एंसरीन बर्सा। इन्हीं के दरमियान में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज एंसरीन बर्सा। It is a small fluid-filled sac located 2 to 3 inches below the knee joint on the inside of lower leg, medial end of tibia पर ही होते हैं। It separates the tendons of sartorius, gracilis and semimembranosus। ठीक है, ये इसमें फ़र्क है, यहाँ पर ये membranosus के दरमियान में होता है। At their insertion from one another from bony surface of tibia and from tibial collateral ligament, यानी ये tibial collateral ligament और bony surface of tibia के दरमियान में होंगे। इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम एंसरीन बर्साइटिस कहते हैं। उसके बाद है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग फेबेला। अब ये भी एक सिसमॉइड बोन है। ये गैस्ट्रोकनीमियस का जो लैटरल हेड होता है उसके अंदर समटाइम्स उसके टेंडन के अंदर प्रेजेंट होती है हार्डनेस, उसको हम फेबेला कहते हैं। उसके बाद है ब्रॉडीज बर्सा। ये गैस्ट्रोकनीमियस के मीडियल हेड के अंदर डीप और सेमी मेम्ब्रेनोसिस के, इन दोनों के मीडियल हेड्स के डीपली प्रेजेंट होता है और ये नी जॉइंट की कैविटी से कम्युनिकेट कर सकता है। उसके बाद है ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांटारिस के टेंडन को हम टेंडन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेंडो कैलकेनियस कैन रप्चर इन टेनिस प्लेयर्स 5 सेंटीमीटर अबव इट्स इंसर्शन, यानी वो इंसर्ट जहाँ पर हो रहा है टेलस के ऊपर उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर वो इंजर हो सकता है। उसके बाद है वाई सोलियसिस कॉल्ड एज पेरिफेरल हार्ट और कार्फ पम्प, क्योंकि जो सोलियस मसल है उसके अंदर पियर्स करती हुई वेनस साइनसेस और वाल्वलेस वेन्स बड़ी बड़ी पास कर रही होती हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो वो वेन्स जो हैं वो
उनके अंदर जो ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ पंप होता है, ठीक है, और वो पंप होकर हार्ट की तरफ जाता है। ड्यू टू ग्रेविटी जो लोअर लिम्ब है ना उनका वीनस सर्कुलेशन नीचे होने के चांसेस, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो डाउनवर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल मैकेनिज्म के लिए सोलियस को एज अ पेरिफेरल हार्ट लगाया हुआ है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हार्ट ब्लड को अपवर्ड पंप करता है और ब्लड ईजिली हार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। एंड व्हेन इट रिलैक्सेस इट सक्स द ब्लड फ्रॉम सुपरफिशियल वेन्स थ्रू परफोरेटर्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, परफोरेटर्स होते हैं और डीप वेन्स होती हैं। तो जब ये रिलैक्स करेगा तो भी ये अच्छा काम कर रहा है, और वो अच्छा काम ये है कि ये सुपरफिशियल वेन से परफोरेटर के ज़रिए से ब्लड को डीप वेन तक ले आएगा, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड डीप वेन से हार्ट की तरफ चला जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पेरिफेरल हार्ट। उसके बाद है एंकल जर्क और एचएलएस रिफ्लेक्स। एचएलएस रिफ्लेक्स होता है जिसमें हम एचएलएस टेंडन के ऊपर हैमर मारते हैं, उससे जो है वो डॉर्सीफ्लेक्शन होती है, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल एचएलएस टेंडन रिफ्लेक्स। इसको स्ट्रेच रिफ्लेक्स की टाइप है, और इससे हम गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का और जो उसको नर्व सप्लाई करती है दोनों का फंक्शन चेक करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये दिखाया हुआ है कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास हैमर होता है और इसको हम एचएलएस टेंडन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी ये तो आपने नॉर्मली भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बैठकर टांगे हिलाते रहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सेंस ऑफ रेस्टलेस अनप्लेजेंट डिस्कम्फर्ट इनसाइड द लेग्स व्हेन सिटिंग और लाइंग डाउन अकम्पनीड बाय इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव द लेग्स। मूवमेंट लाइक वॉकिंग ब्रिंग्स रिलीफ, ठीक है। Passengers who sit immobile for hours on long distance flights are very prone to deep vein thrombosis। क्यों? क्योंकि उनका सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वेन्स का ब्लड ऊपर जा नहीं रहा हार्ट की तरफ एफिशिएंटली, तो वो नीचे एक्यूमुलेट हो रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो है आपके पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस, ब्लड क्योंकि टर्बुलेंट हो जाएगा और वहाँ क्लॉट बन सकता है। इन द लेग्स थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन्स ऑफ सोलियस मसल गिव राइज टू माइल्ड पेन और टाइटनेस इन द काफ। अगर सोलियस मसल वाली वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो मसल टेंडरनेस होती है काफ मसल्स में, और टाइटनेस होती है, पेन होती है। और अगर वो और समटाइम्स द डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन ऑल्सो अकर विद नो साइन और सिम्टम्स। व्हेन द थ्रोम्बोसिस बिकम्स डिसलॉज, तो अगर वो डिसलॉज हो जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया वो कहीं भी जा सकता है। अगर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला जाए तो बहुत फैटल होता है और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इवन डेथ कॉज कर सकता है, तो उसको रैपिड ट्रीटमेंट होती है उसकी। उसके बाद है नी जर्क रिफ्लेक्स या पैटेलर रिफ्लेक्स। बिल्कुल जैसे एक्चुलर रिफ्लेक्स था वैसे ये भी है। इसमें हम जो पैटेलर टेंडन है उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हैं, उसके नतीजे में क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और नी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। इससे हम क्वाड फेमरल नर्व और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद है कैल्केनियल बर्साइटस, सबकुटेनियस कैल्केनियस बर्साइटिस भी कहते हैं और प्री एचेलस बर्साइटिस भी कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्साइटिस विच अफेक्ट्स द बर्सा लोकेटेड एट द बैक ऑफ हील जस्ट अंडरनीथ द स्किन। मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में प्रेशर पड़ा है ना, जिन जिन जगहों पर, जैसे एल्बो पर भी बरसा था हमने, उसकी इन्फ्लेमेशन भी पड़ी थी। ईस्कियल डिब्रोसिटी के नीचे भी बरसा था, जिसकी इन्फ्लेमेशन हो तो वीवर्स बॉटम हो जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बिल्कुल इसी तरह जो हील है हमारी वहाँ पर भी प्रेशर है वेट का, वहाँ पर भी बरसा है, और अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसको हम कैल्केनियल बर्साइटिस कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्साइटिस विच अफेक्ट्स द बर्सा लोकेटेड एट द बैक ऑफ हील जस्ट अंडरनीथ द स्किन। पोस्टीरियर टीबियल पर्ल्स, अब ये उन्होंने बताया इसको हम कहाँ पैल्पेट कर सकते हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल मैलियोलस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ कैल्केनियल टेंडन, इन दोनों के दरमियान में आपको पोस्टीरियर टीबियल पल्स मिल जाएगी, और डॉर्सैलिस पीडियस पल्स को आप दोनों मैलियोलाई के दरमियान एंटीरियरली, जो एंटीरियर साइड ऑफ फुट है, लैटरल टू फ्लेक्सर हॉलिसुस लॉन्गस के टेंडन के लैटरली आप उसको पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स होता है समटाइम्स ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग, जब आपके सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो ब्लड वेन्स के अंदर पुल अप होने लग जाता है, उस पुलिंग अप की वजह से वेन्स डायलेट हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। दीज आर स्वोलन ट्विस्टेड वेन्स दैट लाई जस्ट अंडर द स्किन, और ये सुपरफिशियल वेन्स में होता है। डीप वेन में वेरिकोसिटी से ज़्यादा चांसेस डेवलप होती हैं थ्रोम्बोसिस के। वेरिकोसिटी डेवलप होती है सुपरफिशियल वेन्स में एंड यूजुअली अकर्स इन द लेग्स। वेरिकोज वेन्स आर कॉमन कंडीशन कॉल्ड बाय वीक और डैमेज वेन वॉल्व्स एंड वॉल्स
यानी वेन्स के जो वाल्व्स हैं, क्योंकि जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वाल्व्स जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट होने लग जाएंगी, वॉल्स वीक होने लग जाएंगी। ठीक है, वेरिकोज वेन में फॉर्म व्हेनेवर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड योर वेन्स। रिस्क फैक्टर्स: ओल्ड एज, प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी। देन वी हैव ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट और ब्रोडी ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट। अच्छा, हमने ट्रेंडलनबर्ग साइन पढ़ा था, ये टेस्ट है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइन। इट इज़ अ टेस्ट जिसको हम वाल्व्स की कॉम्पिटेंसी के लिए मुहैया कर कैरी आउट करते हैं, और वाल्व्स की कॉम्पिटेंसी हम मुहैया करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें वेरिकोज वेन्स होते हैं, क्योंकि उनके वाल्व्स थोड़े से इनकॉम्पिटेंट हुए होते हैं, सुपरफिशियल और डीप दोनों के अंदर। अब ये करते कैसे हैं? द अफेक्टेड लेग इज रेस्ड सो दैट द वेन्स आर एम्प्टीड बाय ग्रेविटी। ठीक है, हम उसको रेस कर देंगे ताकि जो ब्लड पूल अप हुआ है ना वो लेग से थाई में चला जाए और थाई से वो ऊपर चला जाए। अराउंड द अपर थाई रीजन अ टॉर्निकेट इज अप्लाइड। अब हमने अपर थाई में पहुंचा दिया ब्लड को, उसके आगे अब हमने टॉर्निकेट लगा देना है इतना टाइटली कि जो सेफनस वेन है जब वो फेमरल वेन में एंटर होने लगती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल फेमरल ट्रायंगल वाले ग्रेट सेफनस ओपनिंग के लेवल पर ओपन होती है, तो वहाँ पर हमने उसका टॉर्निकेट अप्लाई दिया और वहाँ पर टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया और वो ओपन नहीं हो सकी। द फेमरल वेन ब्लड फ्लो इज़ नॉट obstructed, उसको हमने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया। द सब्जेक्ट इज देन आस्क्ड टू स्टैंड एंड द डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ हिज सेफनस वेन इज़ नोटेड। तो हम ये नोट करेंगे उसकी सेफनस वेन कैसे फिल होती है, और इसको हम जो है वो ट्रेंडलनबर्ग साइन कहते हैं। वो सेफनेस वेन जितनी जल्दी फिल होगी इसका मतलब वेन्स वाल्व्स उतने सही काम कर रहे हैं, लेकिन जितना वो लेट हो जाएगी मतलब बैक फ्लो हो रहा है तो वाल्व्स जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो रहे हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ़ टेस्ट इज़ नेगेटिव विद द टॉर्निकेट इज प्लेस्ड। अच्छा, ये आप पढ़ सकते हैं, ये इसकी इतनी डिटेल पूछी नहीं जाती। ट्रेंडलनबर्ग साइन पूछा जाता है टेस्ट में, आपको जस्ट इतना पता है तो दैट्स इनफ। उसके बाद है elephantiasis. It is an enlargement and hardening of limbs or body parts due to tissue swelling. ठीक है, एलिफेंट से याद रख लें, बड़ा हो जाना, enlarge हो जाना, hardening हो जाना। It is characterized by edema, hypertrophy and fibrosis. edema होता है, hypertrophy होती है यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करे होते हैं, हाँ फाइब्रोसिस होता है, स्किन का हार्डनिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस मतलब हार्डनिंग है सबक्यूटेनियस टिश्यूज। Due to obstruction of lymphatic vessels, it may affect the genitalia as well, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद है फुट के क्लिनिकल में प्लांटर fasciitis. It is one of the most common causes of heel pain. It involves inflammation of a thick band of tissue that runs across the bottom of your foot. ये देखेंगे थिक बैंड है जो मूव कर रहा है आपके फुट के बॉटम से एंड कनेक्ट्स योर हील बोन टू योर टोज, जिसको प्लांटर फेशिया कहते हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम प्लांटर फेशाइटिस कहते हैं। इट अकर्स इन पुलिसमैन individuals who do a great deal of standing or walking due to stretching of the plantar aponeurosis, उन लोगों में ये ज़्यादा होती है। उसके बाद है मॉल्टन्स न्यूरोमा। इट इज़ अ बिनाइन बट पेनफुल कंडीशन जो कि आपके बॉल ऑफ फुट को अफेक्ट करती है। बॉल ऑफ फुट क्या है? हेड ऑफ द फर्स्ट टो। अच्छा, यहाँ पर है बॉल ऑफ फुट हेड ऑफ फर्स्ट टो नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरमेटाटार्सल न्यूरोमा। इंटरमेटाटार्सल यानी दो मेटाटार्सल्स के दरमियान कौन कौन से? थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन। बॉल कहते हैं हेड ऑफ मेटाटार्सल बोन्स को, तो ये थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल बोन्स के हेड्स के दरमियान में होता है। ठीक है, और इट हैपन्स व्हेन द टिश्यू अराउंड अ नर्व दैट लीड्स टू आर टो थिकन्स फ्रॉम इरिटेशन और कंप्रेशन। यानी क्या हो रहा है कि एक नर्व के अराउंड जो टिश्यू है वो स्वेल कर जाता है, जो उस नर्व को कंप्रेस करता है, और इरिटेशन और कंप्रेशन होती है उस नर्व की जिसकी वजह से पेन होती है। ठीक है, न्यूरोमा है मतलब नर्व इंजरी है, तो वो नर्व इंजरी क्यों हो रही है? कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, और बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सल बोन्स। एम से याद रख लें, मॉर्टन्स एंड मेटाटार्सल न्यूरोमा मतलब नर्व इंजरी। उसके बाद है प्लांटर रिफ्लेक्स एंड बिबिंस्की साइन। ये सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लांटर रिफ्लेक्स ये है कि जब नॉर्मली आप सोल जो है ना आपकी सोल की लैटरल साइड को, इफ़ आई शो यू, इफ़ वेरी बैड सोल बट इफ़ दिस इज़ योर सोल, तो ये थंब है और ये लिटिल फिंगर है, लिटिल टो है, तो आप अगर इस डायरेक्शन में टच करें सोल ऑफ फुट को, ठीक है, तो क्या होता है? प्लांटर फ्लेक्शन होती है। नॉर्मली
प्लांटर फ्लेक्शन होती है। बट अगर प्लांटर फ्लेक्शन हो तो इट इज़ बेबिंस्की साइन नेगेटिव, लेकिन अगर डॉर्सल फ्लेक्शन हो तो वो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें लैटरल टोज जो हैं वो सारे फैन आउट हो जाएं तो वो भी बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। और डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो इज एबनॉर्मल रिस्पॉन्स विच इज़ नोन एज बेबिंस्की साइन इंडिकेटिंग ब्रेन इंजरी और सेरिब्रल डिजीज एक्सेप्ट इन इन्फेंट्स। ठीक है, लेकिन ये आपके लेवल पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टार्सल टनल सिंड्रोम। जैसे आपने कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ा था, इसी तरह टार्सल टनल सिंड्रोम है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिम्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ टिबियल नर्व। इसमें कौन सी नर्व डैमेज हो रही है? टिबियल नर्व और इट्स मीडियल एंड लेटरल प्लांटर ब्रांचेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टिबियल नर्व ब्रांचेस दे रही होती है। ये है हमारे पास जी टार्सल टनल, जिसको सुपीरियरली भी लिगामेंट ने कवर किया हुआ है और नीचे इसके बोन भी है। द टार्सल ब्रांचेस इन द टार्सल टनल, जिसमें पेन होती है, निम्बनस, टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द एंकल, हील एंड सोल ऑफ फुट, जो भी एरिया ऑफ सप्लाई है टिबियल नर्व का। दिस टनल इज फाउंड अलॉन्ग द इनर लेग बिहाइंड द मीडियल मैलियोलस। ठीक है, मीडियल मैलियोलस के बिल्कुल पीछे होता है। इट इज कॉज्ड बाय रिपीटेटिव स्ट्रेस विद एक्टिविटीज, फ्लैट फीट और एक्सेस वेट। इन चीज़ों की वजह से टार्सल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, आपने बुक से टार्सल टनल की बाउंड्रीज याद कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद है पेस्केवस क्लॉ फुट, यानी जिसमें आपने फुट की आर्चेस पढ़ी है ना, कि जो मीडियली अगर देखा जाए तो फुट का एक आर्च है इस तरह से ना, फुट थोड़ा सा उठा हुआ होता है। मीडियली देखा जाए तो लैटरली भी थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो ये जो आर्च है ना, ये एक नॉर्मल वैल्यू है इस आर्च की। अगर ये उससे ज़्यादा हो जाए, हाई आर्च हो जाए, यानी ऊंचा हो जाए ना पाँव, इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसको हम पेस्केवस कहते हैं और या क्लॉफुट कहते हैं, जिसमें हाई आर्च होता है, एग्जैजरेटेड हाइट होती है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की। एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है जो यूं करके होती है फ्रॉम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फ़ोन के अंदर जाते हुए ना, फुट के अलॉन्ग, तो ये वाली आर्च बहुत लंबी हो जाती है, ऊंची हो जाती है, हाइट उसकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मे बी सीन इन पॉलियोमाइलिटिस। ठीक है, उसके बाद पेस्प्लेनस है, फ्लैट फुट। अगर ये आर्च ख़त्म हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए फुट, तो उसको हम पेस्प्लेनस कहते हैं। इट इज़ अ लॉस ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और विद एवर्जन एंड एबडक्शन ऑफ फोरफुट causes greater wear on the inner border of soles and heels or than on the outer border. ठीक है, in lay terms it is a fallen arch of the foot that causes the whole foot to make contact with the surface the individual is standing on। पूरा फुट जो है वो सरफेस से कांटेक्ट में होता है जिस पर भी कोई इंडिविजुअल खड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। नॉर्मली इतना एलिवेटेड होता है, हाई आर्च में ये देखें ज़्यादा है और फ्लैट आर्च में बिल्कुल ही फ्लैट है। उसके बाद है फ्लैट फुट में भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, रिजिड हो सकता है। ठीक है, अब ये कुछ कंडीशंस हैं फुट की, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप देख लें। जैसे टैलिप्स कैल्केनियस है, टैलिप्स कैल्केनियस को अगर हम देखें तो ये है। इसमें क्या हो रहा है, व्हेन द फुट इज डॉर्सीफ्लेक्स, ठीक है, ऊपर को हुआ है, डॉर्सीफ्लेक्स्ड है और पर्सन वॉक्स ऑन हील, कैल्केनियस पर वॉक कर रहा है, तो टैलिप्स कैल्केनियस। टैलिप्स इक्विनस में वो कैल्केनियस, अब एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन हुई हुई है और जो पर्सन है वो अपने हेड ऑफ मेटाटार्सल्स पर वॉक कर रहा है, टोज पर वॉक कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है। टैलिप्स वेरस मैंने आपको बताया था शॉर्टनिंग ऑफ एंगल होता है। शॉर्टनिंग, इसमें क्या होता है, इट इज़ एन एबनॉर्मलिटी इन विच फुट इज़ इन्वर्टेड। ठीक है, वेरस वाली अगर आप डायग्राम देखें तो फुट बाहर की तरफ इन्वर्ट हुआ हुआ है एंड एडक्ट हुआ हुआ है एंड पर्सन वॉक्स ऑन लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट, तो वो लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट पर पर्सन जो है वो वॉक कर रहा होता है विद मीडियल बॉर्डर रेस। तो आपको इसमें मीडियल बॉर्डर थोड़ा सा उठा हुआ भी नजर आ रहा है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है टैलिप्स वेल्गस, जिसमें मीडियल बॉर्डर पर वॉक कर रहा होता है और लेटरल बॉर्डर उठा हुआ होता है। उसके बाद है क्लब फुट। क्लब फुट की डायग्राम भी यहाँ बनी होगी। ठीक है, क्लब फुट की चलो मैं बता देती हूँ। द फुट पॉइंटेड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड, द हील इज मीडियल, यानी हील मीडियल होती है, फुट प्लांटर फ्लेक्स्ड होता है, इनवर्ट होता है। ठीक है, ये वाली डायग्राम। ठीक है, हील मीडियल है,
फुट प्लांटर फ्लेक्स है, प्लांटर फ्लेक्शन हुई हुई है, एंड इन्वर्टेड है विद हाई मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, इसमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम क्लब फुट या टैलेप्स इक्विनोवेरस कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए इसके अंदर क्या पोजीशन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, टैलेप्स इक्विनोवेरस स्पेशली। उसके बाद है ग्रेट टो थ्रू इट्स टू सेसमोइड बोन्स ट्रांसमिट्स डबल द वेट देन अदर टोज, ठीक है, क्योंकि ग्रेट टो के अंदर ना उसके टेंडन के अंदर 2 सेसमोइड बोन्स होती हैं। उसके बाद है हाउ प्लांटर एपोन्यूरोसिस डिफरेंट फ्रॉम पाल्मर एपोन्यूरोसिस, हाउ इट इज़ डिफरेंट। पहली बात तो द प्लांटर एपोन्यूरोसिस इट गिव्स ऑफ एन एडिशनल प्रोसेस टू द ग्रेट टो which restricts the movement of great toe in toe। हैंड में आप थंब को कितना एक्सेसिवली मूव कर सकते हैं, लेकिन फुट में ऐसा नहीं कर सकते ड्यू टू द प्लांटर एपोन्यूरोसिस, जिसने ग्रेट टो को एक ब्रांच दी होती है जो कि थंब को बाउंड करके रखती है कि वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ लोअर लिम्ब। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।